हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस जजमेंट के बारे में, जिसमें कि कहीं ना कहीं जितने भी गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय हैं जो कि गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर वो एम्प्लॉय जो कि सेंट्रल सिविल पेंशन रूल के अकॉर्डिंग जो है उनका डिपार्टमेंट आता है, तो वो सारे लोगों के लिए एक जजमेंट आ गया है, जिसके बाद ये कहा गया है जो अगर आपने रिजाइन दिया तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। अब ये जजमेंट में क्या कहा गया है और किस बेसिस पे ये जजमेंट दिया गया है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जजमेंट आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, उन सब के लिए ये बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को और इस जजमेंट को लास्ट तक देखें और लास्ट तक समझें इसे, जो आखिर इसमें क्या कहा गया है। और जब भी कभी आप रिजाइन देने के मूड में रहें तो आप वो सारी प्रोविजन को एक बार चेक जरूर कर लें, क्योंकि हो सकता है ऐसा कि अगर आपने रिजाइन दिया तो उसके बाद आपको पेंशन नहीं मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो क्या आखिर मामला है। अब देखिए, इसमें बैकग्राउंड हिस्ट्री थोड़ा समझ लेते हैं। पहली बात तो ये जो देखिए, आपका लीगल कॉन्सेप्ट क्या है, सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे उनको इसके बारे में पता होगा, जो सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल क्या होता है, जो कि 1972 में आया था। इसका अमेंडमेंट भी हुआ है 2021 में, आई थिंक। मैं कंफर्म नहीं हूं पूरा, लेकिन मैंने जितना पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग 2021 में इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुआ है। तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें। ये सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल, इसी के अकॉर्डिंग जो है जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके पेंशन को, यहाँ पे पेंशन की गाइडलाइंस, पेंशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजन होते हैं वो इसमें दिए रहते हैं। अब हुआ क्या, देखिए ये जो बेनिफिट है ना सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, इंक्लूडिंग द सर्टेन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन लाइक दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ये भी इसमें ऐड है। क्योंकि ये जो केस है वो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के ही एम्प्लॉय से रिलेटेड केस है, तो इसमें मैंने ये मेंशन कर दिया है। तो आप ये जरूर ध्यान में रखें, जो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं, कुछ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो अपना डिपार्टमेंट देख ले, जो वो क्या इसके अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जो भी पेंशन रूल है। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं जो पेंशन रूल चाहे स्टेट गवर्नमेंट का होगा या सेंट्रल का होगा, वो मैक्सिमम जो है आपका सेम ही होगा, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपके लिए भी इतना ही जरूरी है। एक तो होता है आपका वॉलेंट्री रिटायरमेंट, जानते हो आप इसके बारे में, वॉलेंट्री रिटायरमेंट के बारे में। एक हो गया रेजिग्नेशन, एक हो गया फॉरक्लोजर प्रिंसिपल। अब वॉलेंट्री रिटायरमेंट ये हुआ जो आपने एक टाइम पीरियड कंप्लीट किया और उसके बाद अब चाहते हो जो आप उस सर्विस से आप वॉलेंट्री रिटायर हो जाओ, वॉलेंट्री उसको छोड़ दो आप, तो आपके पास वहां पे ऑप्शन मिलता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट का। जनरली ये हमें जो आर्मी में या एयरफोर्स में हमें ये चीज ज्यादा सुनने के लिए मिलता है, क्योंकि उनके पास एक एज होता है 40 या 45 में, जहां पे जाकर के वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले सकते हैं। जो भी एज है, मैं अभी कंफर्म नहीं हूं इस एज के लिए, तो उस एज पे ले सकते हैं। तो ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट का एक प्रोविजन है जहां पे आप वॉलेंट्री रिटायर हो सकते हो। अलाउ पेंशन इफ क्वालिफाइंग सर्विस एंड प्रोसीजर कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये पेंशन का जो रूल है वो अलाउ होता है अगर जो भी सर्विस है वो क्वालिफाई कर रहा है, या जो कंडीशन है प्रोसीजर कंडीशन वो सारे कंप्लीट किए हैं। प्रोसीजर कंडीशन क्या, लाइक नोटिस रिक्वायरमेंट जो भी हैं, रिलेटेड कुछ बॉन्ड वगैरह हैं, कुछ कंडीशंस हैं, अगर उनको फॉलो कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पेंशन अलाउ होगा। अब रेजिग्नेशन के कंडीशन में ट्रीटेड डिफरेंटली इन अ स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। अब रिजाइन जो करते हैं, जो डिपार्टमेंट से परेशान हो गए या उनका कोई फैमिली इशू आ गया, और ऐसी कंडीशन में उन्हें अर्ली, जो भी टाइमलाइन है उससे अर्ली उन्हें अगर अपना रिजाइन देकर के जॉब छोड़ना पड़ा, तो ऐसी कंडीशन में इसे एक डिफरेंटली स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा, और हो सकता है इसमें आपको पेंशन ना मिले। और यही पूरा कहानी इस वीडियो के अंदर है, और इसे ही आज हम समझने वाले हैं। अब क्या मामला है, थोड़ा हम फैक्चुअल मैट्रिक्स के बारे में समझ लेते हैं, जो आखिर क्या है पूरा मामला और क्या सब हुआ। केस के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्या रहा था केस का फैक्चुअल मैट्रिक्स। तो ये अगर हम इस पे डिस्कस करेंगे तो अपॉइंटमेंट हुआ था सर्विस, क्या अपॉइंटमेंट हुआ था, अशोक कुमार दवास was appointed as a conductor
with the Delhi Transport Corporation DTC in 1985। अशोक कुमार जो कि इस केस के अपेलेंट हैं, जिन्होंने की अपील फाइल किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, उनका अपॉइंटमेंट होता है 1985 में। ठीक है, अब पेंशन स्कीम एडॉप्शन जो हुआ, जो डीटीसी के द्वारा एडॉप्ट किया गया, वो किया गया इन 1992 में। पहले इनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। ठीक है, उसके बाद 1992 में ये अडॉप्ट किया गया सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 1972, ऑप्टेड इन अ पेंशन स्कीम अंडर द दिस रूल। ये स्कीम को जो है इस डिपार्टमेंट के द्वारा ऑप्ट कर लिया गया। अब यहां पे रेजिग्नेशन होता है अशोक जी के द्वारा, रेजिग्नेशन ऑन 7 अगस्त 2014। 2014 में अगस्त के महीने में उनका जो है फैमिली सर्कमस्टांसेस को लेकर के वो रिजाइन कर देते हैं, जिसे कि एक्सेप्ट कर लिया जाता है 19 सितंबर 2014 के अंदर। ठीक है, अब क्या है पूरा मामला, देखिए आप 1985 में इनकी ज्वाइनिंग हुई, 1985 में इनकी ज्वाइनिंग होती है और रिजाइन करते हैं 2014 के अंदर। ठीक है, यहां रिजाइन कर दिया। अब उसके बाद अटेम्प्टेड विड्रॉल, ये फिर क्या करते हैं, जो अटेम्प्ट करते हैं विड्रॉन के लिए, रेजिग्नेशन ऑन 13 अप्रैल 2015 में, अथॉरिटी रिफ्यूज टू विड्रॉ 28 अप्रैल 2015 में। अब यहां पे क्या है, जो यहां पे रिजाइन दिए रहते हैं, अब इनका मन करता है कि मैं इसको विड्रॉ कर लूं, विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पे विड्रॉ नहीं हो पाता क्योंकि अथॉरिटी यहां पे मना कर देती है। अब ये अपने बेनिफिट के लिए क्लेम करते हैं, जो मुझे पेंशन मिलना चाहिए, ग्रेजुइटी मिलना चाहिए, प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए, और जो भी लीव इंकेसमेंट है, वो सब सारी चीजें मुझे मिलना चाहिए, इसका वो डिमांड करते हैं। और इसके लिए वो कहां पहुंचते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट में पहुंचते हैं, और यहां पे उनके क्लेम को डिसमिस कर दिया जाता है। ये उनका जो भी एप्लीकेशन, जो भी कंप्लेंट था, उसका नंबर है, आप ध्यान में रख लें। ये यहां पे मना कर दिया जाता है। फिर क्या हुआ, फिर ये पहुंचते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने भी यहां पे जो भी डिमांड थे उसको डिसमिस कर दिया रिट पिटीशन के अंदर, और रिट पिटीशन को यहां पे डिसमिस कर देते हैं हाई कोर्ट के द्वारा। फिर ये पहुंचते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और यहां पे इन्हें सुना जाता है, और इसमें जो है लीगल हायर्स, उनकी डेथ के बाद लीगल हायर्स के द्वारा ये फाइल किया जाता है, और यहां पे इनकी बात सुनी जाती है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है के सामने जो लीगल इशू है वो कौन कौन से आते हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है, वेदर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु रिजाइन कैन ट्रीटेड एज अ हैविंग अ वॉलंटरी रिटायर्ड। क्या कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर अपना रिजाइन डालते हैं तो क्या उसे वॉलंटरी रिटायरमेंट माना जाएगा। वेदर रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विस फॉरफिट अ पास्ट सर्विस, अगर कोई रिजाइन करता है तो क्या पुरानी जो सर्विस है उसको भी फॉरफिट कर लिया जाएगा। और वेदर ग्रेजुइटी एंड लीव इनकैशमेंट कैन बी डिनाइड, और क्या ग्रेजुइटी और लीव इनकैशमेंट भी डिनाइड, क्योंकि पेंशन तो डिनाइड कर ही दिया था, उन्होंने ग्रेजुइटी एंड लीव इनकैशमेंट भी डिनाई कर दिया था, देने से मना कर दिया था। तो ये सारे कंडीशन जो हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास आते रहते हैं, और इस तरह की परेशानियां होती हैं, उसके लिए वो अपना फाइट करते हैं। कई बार प्राइवेट गवर्नमेंट, कई बार जो प्राइवेटली काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, जो कि प्राइवेटली किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उन्हें भी इस तरह से कई तरह की दिक्कत होते हैं जहां पे ग्रेजुइटी या लीव इनकैशमेंट नहीं मिलता। लेकिन वो ये समझते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनको सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन वो बहुत गलतफहमी में रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को भी काफी सारे जो हैं प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि आए दिन हम इसी तरह के मामले को देखते रहते हैं, और इन्हीं मामलों में जो है हम अपीयर होकर के उन्हें रिलीफ दिलाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, यहां पे क्या किया गया, जो पहले तो पेंशन भी मना कर दिया गया, और साथ ही यहां पे ग्रेजुइटी और लीव इनकैशमेंट के लिए भी डिनाई कर दिया। तो यही तीन क्वेश्चन जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसी तीन लीगल इश्यूज पे जो है अपना जजमेंट सुनाते हैं। क्या रहा जजमेंट, देखिए इसमें क्या है, डिस्टिंक्ट बिटवीन द रेजिग्नेशन एंड अ वॉलंटरी रिटायरमेंट। क्यों, क्योंकि ये लीगल इशू इसी पे क्रिएट हुआ था, जो क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि रिजाइन करेंगे उसे क्या वॉलंटरी रिटायरमेंट माना जाएगा, यही लीगल इशू था। तो अब इसी पे यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो बात क्या कहता है,
जो रेजिग्नेशन एंड वॉलेंटरी रिटायरमेंट ऑक्यूपाई इंटायरली डिस्टिंक्ट लीगल पोजीशन इन अ सर्विस लॉ। इन दोनों का जो डेफिनेशन है, दोनों का जो मतलब है, वो इंटायरली डिफरेंट है, ये कहा जाता है। कैसे डिफरेंट है? तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट रिक्वायर्स कंप्लायंस विद द स्पेसिफिक प्रोसीजरल कंडीशन, एग्जाम्पल दिया गया नोटिस पीरियड, एंड लीड्स टू पेंशन एंटाइटलमेंट इफ क्वालिफाइंग सर्विस इज कंप्लीटेड। मतलब उसमें एक टाइम लिमिट दिया जाता है, जो आप इस टाइम के बाद, इस सिचुएशन के बाद आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। ये बकायदा जो है वो पेंशन स्कीम जो है उसमें मेंशन होता है, जो आप किस समय के बाद, कितने सर्विस पीरियड के बाद या किस एज के बाद आप अपना वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन रेजिग्नेशन जो है on the other hand is governed by rule 26 sub rule 1, which unequivocally state that resignation entitles forfeiture of past service unless withdraw in the public interest। देखिए, जबकि रेजिग्नेशन जो है वो प्रॉपर डिफाइन किया गया है रूल 26 सब रूल 1 में, जिसमें कि बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, और इसके अंदर जो है पास्ट की जितनी भी सर्विस हैं उनके, उसको फॉरफिट कर लिया जाता है अनलेस विड्रॉन इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये कंडीशन होता है रेजिग्नेशन का, जो कि वॉलंटरी रिटायरमेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट माना जाता है। यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया। द कोर्ट एम्फसाइज्ड दैट ट्रीटिंग अ रेजिग्नेशन एज अ वॉलंटरी रिटायरमेंट वुड रेंडर द स्टैच्यूटरी डिस्टिंक्शन मीनिंगलेस। और यहां पे ये कहा जाता है, जो अगर मैं रेजिग्नेशन को वॉलंटरी रिटायरमेंट मानने लगूं तो ये बिल्कुल ही मीनिंगलेस होगा, बिल्कुल ही अलग होगा, क्योंकि उनका जो रूल है, उसका जो अपना मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब बात हो गया क्या, जो यहां पे रेजिग्नेशन एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट को तो यहां पे डिफाइन कर दिया गया, लेकिन बात अब आ गई क्या फॉरफीचर ऑफ पास्ट सर्विस एंड पेंशन एंटाइटलमेंट, इस पे डिस्कस किया। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वंस रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड नॉट विड्रॉन एन एम्प्लॉई पास्ट सर्विस स्टैंड फॉरफिटेड। जो पास्ट सर्विस होगा उसे यहां पे फॉरफिट कर दिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ पेंशन एंटाइटलमेंट। किसके लिए, किस पर्पस से? तो पेंशन एंटाइटलमेंट के हिसाब से यहां पे पास्ट सर्विस को फॉरफिट कर दिया जाएगा। ठीक है, कंसिक्वेंटली द एम्प्लॉई कैनॉट क्लेम पेंशनरी बेनिफिट इवन इफ दे हैव रेंडर्ड लॉन्ग एंड क्वालिफाइंग सर्विसेज। मतलब अगर आपने एक बार रिजाइन दे दिया और आपने विद इन अ टाइम उसे जो है विड्रॉ नहीं किया, आप बाद में जाकर विड्रॉ करते हैं तो उसे नहीं माना जाएगा। अगर आपने विद इन अ टाइम उसे विड्रॉ नहीं किया तो ऐसी कंडीशन में ये जो रिजाइन है आपका, वो उस कंडीशन में, पेंशन एंटाइटलमेंट की कंडीशन में, जो पास्ट सर्विस है आपका, वो फॉरफिट कर लिया जाएगा। और ऐसी कंडीशन में अगर आपने, भले ही आप एक लंबे पीरियड से कहीं वर्किंग थे, फिर भी आपको जो है वो पेंशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पे कहा गया। और बात अब एक लीगल इश्यू पे तो उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया, जो पेंशन है आपका वो आपके रेजिग्नेशन पे नहीं मिलेगा अगर आपने विड्रॉ नहीं किया टाइमली, या फिर अगर आपने रिजाइन दे दिया है तो आप भले ही आप पास्ट में कितना ही दिन से आप काम कर रहे थे, उसे जो है फॉरफिट करते हुए आपको पेंशन का एंटाइटलमेंट नहीं दिया जाएगा। अब दूसरा एंड तीसरा था ग्रेजुएटी एंड लीव इनकेसमेंट, इसके बारे में क्या बात है? तो यहां पे कोर्ट क्लैरिफाई दैट द पेंशन अंडर द CCS रूल इज स्टैच्यूटरी एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ग्रेजुएटी विच इज गवर्न्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। देखिए, यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हर एक पॉइंट को बहुत ही तरीके से जजमेंट देते हुए कहा, जज करते हुए कहा, जो देखिए आपका जो पेंशन स्कीम है वो तो आपने यहां पे फॉरफिट कर लिया, वो आपने नहीं दिया, लेकिन जो ग्रेजुएटी का प्रोविजन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि आपका स्टैच्यूटरी प्रोविजन था। ठीक है ना, अगर ये CCS का जो स्टैच्यूटरी प्रोविजन था, लेकिन ये जो है ग्रेजुएटी वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसे गवर्न किया जाता है पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अंदर से, और अगर इसके अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है तो यहां पे मामला ही बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। और अंडर सेक्शन 4 ऑफ द ग्रेजुएटी एक्ट एन एम्प्लॉई और लीगल हायर्स
is entitled to gratuity after 5 years of the continuous service regardless of the resignation unless the employer is exempt। अगर भले ही रिजाइन दिया हो, लेकिन इसका रूल जो है सेक्शन 4 में ग्रेजुटी एक्ट में ये कहते हैं, जो अगर कोई भी एम्प्लॉय अपना 5 ईयर का पीरियड अगर कंटिन्यूअस जो है वो अगर कंप्लीट किया है तो ऐसी कंडीशन में उन्हें ग्रेजुटी दिया जाएगा, क्योंकि ये मामला बिल्कुल ही अलग है आपके पेंशन रूल से। ये आपका ग्रेजुटी एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होता है और ऐसे में आप एम्प्लॉय को ग्रेजुटी जो है आपको देना पड़ेगा, उसके लिए आप मना नहीं कर सकते हो। फिर लीव इनकैशमेंट इज ऑल्सो द पेबल इज एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक बार। अगर कहीं भी ये स्पेसिफिकली इसको नहीं बार किया गया है तो ये भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पे ग्रेजुटी एंड लीव इनकैशमेंट वर अवॉर्डेड और पेंशन नहीं दिया गया। तो मेरा एक प्रैक्टिकल और एक पॉलिसी इंप्लीकेशन व्यू जो है वो ये है, जो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो अगर वो वर्किंग में हैं तो ये इंश्योर जरूर करें जो उन्होंने सारे करेक्ट प्रोसीजर जो है वो फॉलो किए हैं जब भी वो वॉलंटरी रिटायरमेंट फॉलो कर रहे होते हैं या वॉलंटरी रिटायरमेंट दे रहे होते हैं। क्योंकि ऐसे कंडीशन में हर एक छोटे से छोटे बात पे उन्हें ध्यान रखना, हर एक छोटे से छोटे बात पे, पॉइंट्स पे और जो भी रूल रेगुलेशन है उन पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है जो आपकी छोटी सी गलती की वजह से आपका जो पेंशन प्रोविजन है या जो आपको बेनिफिट मिलना है वो आपको ना मिले। तो इसलिए जो भी प्रोसीजर है उसे आप जरूर फॉलो करें और अगर पॉसिबल हो तो रिजाइन ना दें। अगर आप पेंशन का जो है राइट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो रिजाइन ना दें, आप अपने टाइम का यूज करें, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लें तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। द जजमेंट अंडरस्कोर द एब्सोल्यूट नेचर ऑफ रूल 26 फॉरफिटिंग द पास्ट सर्विस अपॉन द रेजिग्नेशन। क्योंकि यहां पे इसी एब्सोल्यूट नेचर ऑफ रूल जो 26 का है उसे ही यूज करते हुए यहां पे रेजिग्नेशन को बिल्कुल ही, रेजिग्नेशन वाले एम्प्लॉय को पेंशन देने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया गया। तो इसी डिसीजन का यहां पे रहा, द डिसीजन ब्रिंग्स क्लैरिफाई द सर्विस जूरिस्प्रूडेंस बाय डिस्टिंग्विश स्टैट्यूटरी एंटाइटलमेंट पेंशन फ्रॉम द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट ग्रेजुटी। और इस डिसीजन में हमें यही देखने के लिए मिला, जो पेंशन जो है वो आपका भले ही एक स्टैट्यूटरी एंटाइटलमेंट है, जो पेंशन और ग्रेजुटी है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। और अगर आपने पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग किसी भी एम्प्लॉय को पेंशन नहीं दिया है तो आप ऐसा ना करें जो ग्रेजुटी भी ना दें, क्योंकि ग्रेजुटी को गवर्न किया गया है ग्रेजुटी एक्ट के द्वारा और उसी एक्ट के प्रोविजन के द्वारा आप किसी भी ऐसे एम्प्लॉय जिन्होंने 5 साल कंटिन्यूअस अपना कहीं भी कंप्लीट किया है किसी भी वर्किंग में और भले ही वो रिजाइन दे रहे हैं तो ऐसी भी कंडीशन में उन्हें ग्रेजुटी मिलेगा। ये बात हमें इस जजमेंट में देखने के लिए मिला। तो इस पूरे जजमेंट का मेरा कैलकुलेशन यही है, तो आप जब भी कभी किसी भी वर्किंग में हैं, अगर आप कहीं भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आप एम्प्लॉय हैं तो अपने पेंशन प्रोविजन को जरूर पढ़ें, अपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट से रिलेटेड जो भी उसकी टर्म एंड कंडीशन है उसे जरूर फॉलो करें। क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से आपका जो पूरा लाइफ टाइम का जो वर्किंग था, जो आपने पूरे लाइफ टाइम में जो भी आपने अर्न किया और उसके बाद आपको एक प्रोटेक्शन मिलने वाला था पेंशन के तौर पे, आपकी छोटी सी गलती की वजह से आपको पेंशन नहीं मिल पाएगा या आपकी फैमिली को सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह के जजमेंट से हमें ये बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई होता है और साथ ही हमें यह भी देखने के लिए मिला, जो ग्रेजुटी अगर किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा भले ही रिजाइन दिया गया है तो उसके अगर 5 साल कंप्लीटेड किए गए हैं, जो कि 5 साल कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, अगर उन्होंने कंप्लीट किया है तो ऐसी कंडीशन में उन्हें ग्रेजुटी जरूर मिलेगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। साथ ही आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।